वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 2025 की मलयालम लैंग्वेज सुपर नेचुरल फिल्म वड़क्कन की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में मेघा को पुलिस ऑफिसर कॉल करके पूछती है कि आपने अपने फ्रेंड रमन से बात करी क्या। वो कहती है मैंने कॉल तो किया पर रिसीव नहीं कर पाया वो। तो ऑफिसर कहती है आप उसका नंबर मुझे सेंड कर दो। फिर हम रमन को देखते हैं जो कि विदेश में पैरानॉर्मल एक्टिविटी, EMF डिवाइस, लेजर थर्मोमीटर वगैरह के बारे में अपने स्टूडेंट्स को बता रहा होता है। क्लास के बाद रमन की असिस्टेंट और गर्लफ्रेंड अना बताती है कि मेघा नाम से कई बार फोन आया था आज। घर जाने के बाद रमन अपनी और मेघा की पुरानी फोटोज देखकर उसकी यादों में कहीं खो जाता है और हमें समझ आता है कि पास्ट में ये रिलेशनशिप में रह चुके हैं। फिर जब रमन अना के साथ कॉफी पीने जाता है ना, तो उसे केरला पुलिस के ADGP जोसेफ कॉल करके बताते हैं कि आपने रियलिटी टीवी शो मर्डर केस के बारे में तो सुना ही होगा। रमन कहता है कि सॉरी, मैं आजकल लोकल न्यूज फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऑफिसर जोसेफ कहते हैं कि ये काफी ट्रिकी केस है। 6 रहस्यमयी मौतें हुई हैं, जिनमें से एक आपके फ्रेंड मेघा के हस्बैंड मिस्टर रवि भी थे, जो कि उस शो के डायरेक्टर थे। अब कॉल कट होने के बाद रमन यूट्यूब पे उस न्यूज के बारे में देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि पुलिस को बिजॉय नाम के आदमी पे शक है, जो कि अभी कोमा में है और उसकी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी मिली है। जब तक वो होश में नहीं आ जाता तब तक पूरी सच्चाई पता नहीं चलने वाली। फिर दोस्तों, कुछ लोग इस घटना को सुपर नेचुरल भी बता रहे होते हैं, इसलिए 1-2 दिन में रमन अपनी गर्लफ्रेंड अना के साथ जाता है मेघा के घर। मेघा उसको देखते पहले तो हक कर लेती है, फिर अंदर उसे जोसेफ भी मिलते हैं। वो थोड़ी देर तक केस के बारे में बातचीत करते हैं और फिर रमन मेघा से पूछता है कि तुम घर पे अकेली हो क्या। वो बताती नहीं, मेरे पेरेंट्स थे यहाँ पे, मगर जब मुझे ये लगा कि तुम्हें यहाँ पर आना चाहिए केस को देखने के लिए, तो मैंने उन्हें जानबूझकर भगा दिया, क्योंकि अब तो तुम सक्सेसफुल हो चुके हो। इसीलिए मेरे डैड तुम्हें पसंद करने का दिखावा करते, जो मैं नहीं देखना चाहती थी। रात में दोस्तों ऑफिसर जोसेफ मेघा के घर आते हैं। वो अकेले में अना को रमन और मेघा के कॉलेज टाइम अफेयर के बारे में सब बता देते हैं। वो कहते हैं कि रवि मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड था ना, तो उसने मुझे ये सारी बातें बता रखी थी। इसके बाद वो रमन को उस रियलिटी टीवी शो की फुटेज और मटेरियल्स एक पेन ड्राइव में देते हैं, जिसे फिर रमन देखने वाला होता है। पर उससे पहले अना अपना कैमरा ऑन करके रमन को रिकॉर्ड करती है और वो कैमरे पे सारी बातें बताता है कि कैसे मैं यहाँ आया और अभी मैं रवि की रियलिटी शो द हॉन्टेड हाउस की फुटेज देखने वाला हूँ। तो दोस्तों, द हॉन्टेड हाउस की इंट्रो से हमें पता चलता है कि इसमें रवि ने 6 कंटेस्टेंट को सिलेक्ट किया था, जिन्हें आइलैंड के एक खाली बंगलों में 15 दिन गुजारने थे, और जो सबसे लास्ट तक टिकता उसको 1 करोड़ का इनाम भी मिलता। तो इस शो के लिए मीरा, शंभू, एलिना, बेजॉय, ताशु और नारायण को सिलेक्ट किया गया था। और इस शो के लिए जिस बंगलो को चुना गया था वो एक्चुअल में भूतिया नहीं था, बल्कि उसे साइंस की मदद से सेट किया गया था पार्टिसिपेंट्स को डराने के लिए। एक प्रॉपर कंट्रोल टीम रखी गई थी, जो कि कंप्यूटर से स्पेशल इफेक्ट्स को कंट्रोल करने वाले थे, और इन्हें हेड करने वाला था रवि। उन्होंने छत पे हाइड्रोलिक मशीन छिपाई हुई थी। यहाँ बटन प्रेस हुआ नहीं कि अंदर एक क्रीपी हेयर वाला घोस्ट सामने आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि शाम में एक बस से सारे कंटेस्टेंट को ब्रह्मागिरी आइलैंड के नजदीक ले जाया जाता है और यहीं पे सबसे पहले उनके मोबाइल फोन जमा कर लिए जाते हैं। इसके बाद इनको एक बोट में बिठाकर ब्रह्मागिरी आइलैंड तक लेकर जाया जाता है, जहां से फिर इन्हें ट्रैकिंग करके आगे जाना पड़ता है। अब शूटिंग एरिया तक जाते जाते रात हो जाती है। यहाँ पर इनका इंतजार RK नाम का सेलिब्रिटी होस्ट कर रहा होता है, जिसपे ताशु को क्रश भी था। वो बता भी देती है RK को, तो RK शर्मा कर कहता है कि अरे ये कैसी बातें कर रही हो, मैं तो शादीशुदा होने के साथ एक बच्चे का बाप भी हूँ। इसके बाद RK बाकी के कंटेस्टेंट से भी थोड़ी हंसी मजाक करता है और फिर इन्हें हॉन्टेड हाउस की चाबी पकड़ा कर कहता है अब मेरी मुलाकात होगी 10 दिन के बाद विनर से, जिसे मैं अपने हाथों से 1 करोड़ का चेक दूंगा। फिर होस्ट तो वहां से चला जाता है और सारे कंटेस्टेंट्स हॉन्टेड हाउस में करते हैं एंटर। हर जगह यहाँ पे कैमरा लगा हुआ था, इसीलिए कंट्रोल टीम घर का AC अचानक से बढ़ा देती है, जिससे कंटेस्टेंट्स कहते हैं कि बाहर तो बिल्कुल नॉर्मल मौसम था, पर घर के अंदर इतनी ज्यादा ठंड क्यों है। अब आगे डिनर टेबल पर इनको 6 बॉक्स मिलते हैं और हर बॉक्स पे एक कंटेस्टेंट का नाम लिखा होता है, इसलिए सभी अपने अपने नाम वाले बॉक्स को ओपन करते हैं। उनमें से इनको एक चाबी भी मिलती है, जिससे ये अपना अपना रूम खोल लेते हैं। अब थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हैं और सो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों कंट्रोल टीम ना अपना काम शुरू करती है और मीरा को पहले डराती है। पहले तो वो थोड़ी खटपट की आवाज निकालकर मीरा को जगाते हैं और फिर उसके विंडो पे एक भूतिया डॉल लटका देते हैं, जिसे अचानक देखकर मीरा बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने भी लगती है। आवाज को सुनकर बाकी के कंटेस्टेंट्स भी वहां पहुंच जाते हैं, पर उनके आने से पहले कंट्रोल टीम भूतिया डॉल को छिपा देते हैं, जिससे इनकी पूरी रात डर के साए में गुजरती है। अब अगली सुबह ये लोग फ्रेश वगैरह होकर ब्रेकफास्ट बनाते हैं खुद से ही और खाते भी है। इसके बाद ही मीरा को बेटर फील करवाने के लिए हॉन्टेड हाउस से बाहर आइलैंड में घुमाते हैं। अब पास ही में इनको ट्री हाउस मिलता है, जिसपे चढ़कर ये ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय करते हैं। फिर ये जंगल की ओर बढ़ते हैं तो इन्हें पास ही में एक अजीब सा मोटा पेड़ दिखाई देता है, जिसमें बहुत सारी जड़ें निकली होती हैं। इसके बाद जंगल में इनको एक पुराना बॉयलर रूम भी मिलता है, जिसपे बहुत सारी धूल मिट्टी जमी होती है। अब ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद बहुत पहले इसी बॉयलर हाउस में बंगलों के लिए पानी बॉयल किया जाता होगा। फिर दोस्तों शाम में ये लोग हॉन्टेड हाउस के नजदीक ही
कैंप फायर का इंतजाम करते हैं। लेकिन तभी इन्हें कंट्रोल टीम की अनाउंसमेंट सुनाई देती है जो बताते हैं कि आपका फर्स्ट टास्क अब शुरू होने वाला है। दरअसल दोस्तों हर रात इन्हें एक टास्क मिलने वाला है। तो आज का टास्क ये है कि पहले तो इन्हें 2 टीम में बंट जाना है और फिर बंगलों के साउदर्न पार्ट में जाने को कहा जाता है सारे गैजेट्स के साथ। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान इस बंगलों में विलियम नाम का अंग्रेज रहा करता था अपनी फैमिली के साथ, और उसने यहीं पे अपने 2 बच्चों के साथ साथ अपनी बीवी को भी गोली मारी थी और फिर खुद की भी जान दे दी थी। ऐसा कहा जाता है कि आज भी उस पार्ट में उनके बच्चों की रोने की आवाज आती रहती है। अब इन्हें एक एक करके उस पार्ट में जाना होगा और ईवीपी मीटर, नाइट विजन कैमरा और बाकी के गैजेट्स की हेल्प से इन्वेस्टिगेट करना होगा कि क्या वहाँ सच में विलियम की फैमिली की आत्मा रहती भी है या नहीं। पर जब ये लोग वहाँ जाते हैं ना तो कंट्रोल टीम इनको और डरा देती है। फिर दूसरी रात इनको ट्रेजर हंट वाला टास्क दिया जाता है। इसमें भी कंट्रोल टीम इनको डरा कर बुरा हाल कर देती है, पर इन्हें खजाना भी खोजना था। इसी तलाश में ये लोग उस मोटे पेड़ के पास चले जाते हैं जो थोड़ा खोखला होता है और उसमें एक लकड़ी का गेट जैसा लगा होता है। अब शंभू को लगता है कि पक्का इसके पीछे खजाना होगा, इसीलिए शंभू वो गेट तोड़ देता है और अंदर से अचानक बहुत सारे इंसेक्ट्स निकलकर बाहर आ जाते हैं। उसी वक्त उन इंसेक्ट्स की वजह से शंभू के गर्दन पर कट भी आ जाता है और उसका गर्दन काफी लहराने लगता है। तो सभी वापस बंगलों में आ जाते हैं। इसके बाद इधर दोस्तों रवि सभी से कहता है कि कल तो ब्रेक डे है, इसीलिए तुम सब बेस कैंप पे चले जाओ और आराम से मौज मस्ती करो, मैं यहीं रुकूंगा। अब अगली रात की बात है, सारे कंटेस्टेंट्स ऐसे ही चिल कर रहे होते हैं, पर नारायण ने काफी शराब पी ली थी। उसे जंगल से ढोल नगाड़े की आवाज सुनाई देती है तो वो उस ओर जाता है। वहाँ उसे उसी मोटे से पेड़ के खोल में आग लगी हुई दिखाई देती है, तो वह आग को अपनी सुसु से बुझा देता है। हालांकि शंभू उसको मना भी करता है कि मत कर भाई ये हरकतें, पर वो ध्यान नहीं देता और तब वो अपने दोस्तों का आवाज लगाकर बुलाता है। अब दोस्तों प्रेजेंट में इतना सब कुछ देखने के बाद रमन यहीं पे वीडियो पॉज करता है और अपनी आयशा मैम को फोन लगाकर ब्रह्मगिरी आइलैंड के बारे में पूछता है। दरअसल दोस्तों आयशा मैम फोकलोर और एंथ्रोपोलॉजी एक्सपर्ट है। वो बताती है कि वहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल योद्धाओं की कब्र है। वैसे मैं और जानकारी जुटाकर फिर कॉल करती हूँ। इसके बाद रमन वीडियो को फिर से प्ले करता है और देखता है कि नारायण के दोस्त उसे वापस बंगलों में ले आते हैं, जहाँ वो तो शराब के नशे में आराम से सो जाता है। वहीं बाकी के लोग फिर से अपना मस्त घूमने फिरने लगते हैं, पर ताशु नारायण के पास ही होती है। कुछ ही देर के बाद उसे शंभू कुएं की तरफ जाते हुए दिखता है, तो वो उसके पीछे जाती है और वहाँ शंभू अचानक गायब हो जाता है। और जब ताशु ऐसे कुएं के अंदर झांकती है तो वहाँ शंभू की लाश होती है। ये देखकर ताशु जोर से चिल्लाकर रोने लग जाती है कि अब क्या होगा। आवाज को सुनकर बेजॉय, अलीना और मीरा आ जाती हैं। वो पूछती हैं कि क्या हो गया, क्या हुआ, पर ताशु सिर्फ कुएं की ओर इशारा किए जाती है। तब बेजॉय कुएं की रस्सी खींचता है और अंदर से शंभू की लाश निकलती है। ये देखकर वो डर के मारे रस्सी वहीं छोड़ देता है और उसकी लाश वापस से कुएं में गिर जाती है। इसके बाद तो सभी वहां से तुरंत फास्ट भागना शुरू करते हैं और अचानक यहाँ की लाइट्स भी हो जाती हैं कट आउट। वहीं रवि को इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं होता, क्योंकि वो तो स्मोकिंग करने के लिए कंट्रोल रूम से बाहर आ गया था। इधर डर के मारे जब बाकी के कंटेस्टेंट्स घर पर आते हैं तो इन्हें कदमों के निशान दिखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं, पर ये नॉर्मल कदमों के निशान नहीं होते बल्कि आग वाले पैरों के निशान होते हैं। देखकर सभी की तो हवा टाइट हो जाती है और ये वॉकी टॉकी की मदद से शो वालों को कांटेक्ट भी करते हैं, पर कंट्रोल रूम में कोई होता ही नहीं। उनकी आवाज को सुनेगा कौन। ऊपर से वहाँ का सीसीटीवी भी जिटर करने लगता है। इधर नारायण शराब के नशे में बौखलाते हुए बॉयलर हाउस में चला जाता है। बेजॉय उसको रोकने के लिए जाता भी है, मगर जो वो बॉयलर हाउस में देखता है ना, उससे बेजॉय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि छप्पर से अचानक लावा गिरता है, जिससे नारायण वहीं पे जलकर हो जाता है खाक। बेजॉय भी डर के मारे वहां से हो जाते हैं 9 तो 11। वो बंगलों में लड़कियों को जाकर बताना तो चाहता है कि नारायण के साथ क्या हुआ, मगर उसके मुंह से नारायण के अलावा और कुछ निकल ही नहीं पाता। तभी वहां पे ये क्या, नारायण आ जाता है और कहता है कि मेरे बारे में कुछ कह रहे हो क्या। इससे तो बेजॉय और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता। तब वो एक जगह पे दुबक कर बस बैठ जाता है। मीरा उसके लिए पानी लेने के लिए किचन में जाती है, मगर वहाँ अचानक कोई अदृश्य शक्ति उसके बाल पकड़कर खींचने लगता है और आखिर में मीरा का सर माइक्रोवेव में डाल देता है। आवाज को सुनकर उसके बाकी दोस्त भी आ जाते हैं और ये मंजर देखकर सभी हैरान। सभी लोग तो देखने के लिए आ गए थे, मगर नारायण अभी भी चेयर पर बैठा हुआ था। इसीलिए अलीना और ताशु उसको बुलाने जाती है, तो बेजॉय उन्हें रोकते हुए कहता है कि नहीं, ये हमारा नारायण नहीं है, हमें यहाँ से बचना होगा। मगर नारायण तो चेयर पर बैठे बैठे ही उनका पीछा करता है और फिर वो अचानक अलीना और ताशु को उठाकर ऐसे फेंकता है कि सर फटने से उनकी मौत हो जाती है। वहीं बेजॉय जंगल के रास्ते होते हुए नदी में कूद जाता है। ये सब देखने के बाद दोस्तों वीडियो में रमन उन जगहों पे पॉज करता है जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी और इसमें कंट्रोल रूम का कोई हाथ नहीं होता। उस मोमेंट को पॉज करने पर रमन को एक डिमोनिक परछाई दिखाई देती है जिसकी आंखें बिल्कुल रेड होती हैं और इसके आगे की कोई फुटेज भी नहीं थी। अब दोस्तों
अना के साथ रमन जाता है आयशा मैम के घर, जहाँ वो बताती है मैंने ब्रह्मगिरी आइलैंड के इतिहास के बारे में पता किया और मुझे ये पता चला कि वहाँ के इतिहास लिखित नहीं है, वो बस लोगों की जुबानी ही आगे के जनरेशन में चल रही है। तो बात कुछ ऐसी है कि केरला के राजा हुआ करते थे कोला, वहीं उनके अंडर एक जमींदार था जो कि ब्रह्मगिरी और उसके आसपास के इलाके को संभाला करता था और उसका नाम था शेखरन। शेखरन बहुत ही पावरफुल और क्रूअल था। उसकी नजर अपने इलाके की सबसे खूबसूरत लड़की मुकिल पर पड़ी। शेखरन शादीशुदा तो था मगर साथ ही वो लड़कीबाज भी था। उसने कई सारी लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे मगर वो मुकिल की काया पे मोहित हो गया था, इसलिए उसने मुकिल से शादी कर ली। लेकिन मुकिल की खूबसूरती के आगे उसकी मर्दांगी फीकी पड़ गई। वो कभी भी मुकिल को संतुष्ट नहीं कर पाया, इसीलिए उसे बड़ा डर रहता था कि कहीं मुकिल किसी और के साथ शारीरिक संबंध न बना ले। इसीलिए वो हमेशा मुकिल को उसके कमरे में ही बंद रखता था। उसे साल में सिर्फ एक ही बार थियम फेस्टिवल के दौरान घर से निकलने की आजादी थी, मगर किसी को टच वच करने की आजादी नहीं थी, क्योंकि थियम फेस्टिवल में निचली कास्ट के कुंज नाम के आदमी की बॉडी के अंदर माता आती थी, इसलिए सभी लोग थियम में शामिल होते थे और कुंज अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनकर बड़े पेड़ के पास नाचता था और उसमें फिर माता आ जाती थी। और उसी पे माता आने का एक और विशेष कारण भी था, क्योंकि कुंज माता का बहुत बड़ा भक्त भी था और साथ ही उसने आज तक किसी से शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। लेकिन एक बार थियम फेस्टिवल के दौरान मुकिल कुंज से अट्रैक्ट हो जाती है। उसे पता था कि मेरी ही तरह कुंज भी बिल्कुल कुंवारा है, तो वो अपनी तरफ से कुंज को आमंत्रित करती है। वो आंखों ही आंखों में कुंज को ऐसे मोह लेती है कि कुंज खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके साथ संभोग कर लेता है, जिससे कुंज और मुकिल दोनों ही संतुष्ट हो जाते हैं। पर इनका ये कार्यक्रम छुपकर एक आदमी देख लेता है और फिर जब माता के आने की बारी होती है तो कुंज हमेशा की तरह डांस करके माता को आमंत्रित करता है। लेकिन अब वो पहले की तरह शुद्ध नहीं था, इसीलिए माता उसके अंदर नहीं आती, मतलब पूरी तरह से नहीं आ पाती, जिससे सभी को बड़ी हैरानी होती है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि कुंज पे माता नहीं आ रही है। तब जिस आदमी ने कुंज को मुकिल के साथ वो सब करते हुए देखा था, वो सारी बातें जमींदार शेखरन को बता देता है, जिससे शेखरन को आता है बड़ा गुस्सा और वो अपने आदमी से कुंज को मारने को कह देता है। जिसके बाद एक आदमी एक नुकीली रॉड को कुंज के पीछे से वार करके उसे वहीं पे मार देता है। इस वक्त कुंज ना तो पूरी तरह से इंसान था और ना ही उस पे पूरी तरह से माता आई थी, इसीलिए वो आफ्टर लाइफ में नहीं जा पाता। और इसके बाद से तो ब्रह्मगिरी में आए दिन एक से बढ़कर एक बुरी खबर सुनने को मिलती है। कभी कोई मारा जाता है, कभी फसल खराब हो जाती है, कभी कोई ग्रुप में खुद की जान ले लेता है। और जब इन सब के बारे में राजा कोला को पता चलता है तो वो कई सारे पंडित वगैरह को वहां भेजते हैं, जो कि सारी बात पता करने के बाद कुंज की आत्मा को उसी पेड़ में कैद कर देते हैं जहां वो माता की पूजा किया करता था। फिर वो उस पेड़ वाले एरिया के आसपास नदी का मुंह मुड़वा देते हैं ताकि वो जगह बिल्कुल अलग हो जाए और वहाँ पे कोई आना जाना ही ना करे, जिससे कुंज की आत्मा को कोई परेशानी ना हो। और राजा कोला की इसी बात को मानते हुए हजारों सालों तक उस आइलैंड पे कोई आना जाना हुआ ही नहीं। पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में एक मैनेजर को ये जगह बहुत ही पसंद आ जाती है और वो यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ वेकेशन मनाने के लिए बंगलो बनवाता है। पर उसे भी कुंज की स्टोरी कबीले वालों ने बताई थी, इसलिए वो कभी भी उस पेड़ के आसपास नहीं जाता था, जिस वजह से उसके परिवार को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इससे हमें क्लियर होता है दोस्तों कि रवि ने जो अपने रियलिटी टीवी शो के कंटेस्टेंट्स को झूठी कहानी सुनाई थी कि यहाँ पे विलियम ने अपनी फैमिली को मारने के बाद खुद की भी जान ले ली थी, वो उसने सिर्फ अपने कंटेस्टेंट्स को डराने के लिए सुनाई थी। अब कुंज की स्टोरी जानने के बाद रमन ब्रह्मगिरी आइलैंड जाने का प्लान बनाता है और उसके साथ मेगा भी चलने को तैयार हो जाती है। और अना तो रमन की असिस्टेंट थी तो उसका जाना तो बनता ही था। रास्ते में रमन सो जाता है, तब मेघा और अना आपस में बातें करती है। मेघा अना को बताती है कि पता है बचपन में रमन को ना भूत प्रेत से बहुत डर लगता था और अब देखो उसका तो काम ही है भूत प्रेत पे रिसर्च करना। तब अना भी उससे पूछ लेती कि तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ था। मेघा बताती है कि रमन निचली कास्ट का था और साथ ही वो सक्सेसफुल भी नहीं था, इसीलिए मेरे पेरेंट्स ने हमारे रिश्ते को मंजूर नहीं किया और रमन भी गिव अप करके सीधा विदेश में चला गया। उसने मुझे पाने के लिए फाइट तक नहीं की। अना पूछती और आपने रमन को पाने के लिए फिर क्या किया। मेघा भी चुप हो जाती है क्योंकि उसने भी गिव अप कर लिया था। खैर ये लोग जब हॉन्टेड हाउस में पहुंचते हैं तो रमन आधी रात होने का इंतजार करने लगता है, क्योंकि आधी रात के बाद ही इस तरह की शक्तियां सामने आती है। इसीलिए ये तीनों आराम से बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं और फिर कुछ ही घंटों के बाद अचानक मेहा को कोई अनजान शक्ति चेयर के साथ पीछे खींच लेती है। सभी हैरान हो जाते हैं देखने के बाद। रमन फिर अपने डिवाइसेस की हेल्प से उन्हें डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। वहीं मेघा को तो इल्यूजन होने लगता है कि उसे रमन छू रहा है, जिससे वो भी मदहोश होने लगती है। मगर फिर कुछ देर के बाद उसे रियलाइज होता है कि रमन तो दूर खड़ा है अना के साथ, वो अपने डिवाइसेस चेक कर रहा है, जबकि और यहाँ मेघा के हाथ पर नीले निशान पड़ गए होते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने बड़े जोर से पकड़ा है। इसके फिर कुछ ही देर के बाद मेघा की बॉडी को कोई अनजान एंटिटी पजेस कर लेती है। इसे संभालने में रमन और अना को बड़ी दिक्कत होती है। मेघा बिल्कुल बेकाबू हो जाती है और उसके बदन में पता नहीं कहां से इतनी ताकत आ जाती है कि क्या ही बताए। इसलिए रमन किसी तरह उसको चेयर पे बांध देता है।
घर पे कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक साथ चलती है, जिसको रमन मॉनिटर कर रहा होता है। वहीं उसने अना को मेघा के पास छोड़ के रखा हुआ था, जिसे मेघा इमोशनली ब्लैकमेल करके खुद को खुलवा लेती है और फिर अपने असली रूप में आकर अना को मारने की कोशिश करती है। तब फिर रमन आकर उसे अना से अलग करता है। अचानक दोस्तों मेघा अपना सारा कपड़ा सब खोल लेती है और रमन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, पर रमन खुद पे कंट्रोल रखता है और बार बार मेघा पे कपड़े डालता रहता है और बार बार कपड़े फेंक देती है। और यहाँ पर हमें समझ आता है कि मेघा की बॉडी में मुकिल की आत्मा है, जो कि अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार ही सेटिस्फाई हो पाई थी और फिर उसके पति ने उसे भी मार दिया था चीट करने की वजह से। इसीलिए उसकी आत्मा भी अभी प्यासी है और वो अपनी ये प्यास रमन के साथ सोकर बुझाना चाहती है, क्योंकि रमन भी कुंज की तरह निचले कास्ट का ही है। मगर रमन किसी तरह से मेघा को कपड़े पहनाकर उसे बांध देता है। तभी उसे अपने डिवाइस से पता चलता है कि बंगलो के बाहर एक और आत्मा है, जिसे देखने के लिए रमन बाहर जाता है और फिर देखकर जल्दी से अंदर आकर दरवाजा भी बंद कर लेता है। मगर अभी तक वो भी पजेस हो चुका था दोस्तों, और उसे पजेस करने वाला था कुंज। जैसे ही अना को ये बात समझ आती है तो वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करती है। वो उससे छिपने के लिए ट्री हाउस पे चढ़ जाती है, लेकिन कुछ देर के बाद पता नहीं कैसे वो ट्री हाउस से नीचे गिर जाती है। रमन को उसकी मौत से बड़ा अफसोस होता है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी गर्लफ्रेंड मरी कैसे, इसीलिए वो अपने सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है और देखकर हो जाता है हैरान कि जब कुंज की आत्मा ने उसे अपने वश में कर लिया था तो उससे बचने के लिए अना ट्री हाउस में छिप गई थी, मगर कुंज की आत्मा ने उसे बड़े ही आसानी से ढूंढ लिया और फिर उसे ट्री हाउस से नीचे फेंक दिया। और उस वक्त अना रमन को होश में आने को कह भी रही थी, मगर वो नहीं आ पाया और उसने अपने ही हाथों अपनी गर्लफ्रेंड की जान ले ली। ये सच्चाई जानकर रमन को और भी ज्यादा अफसोस होता है। तभी फिर से उसके अंदर आ जाती है कुंज की आत्मा और वो कुंज की तरह पहले नदी में जाकर स्नान करता है और फिर माता को प्रसन्न करने के लिए अपने पारंपरिक कपड़े और मुखौटे वगैरह पहनकर उसी मोटे पेड़ के पास जाकर आग जलाता है और खूब डांस करता है। वो इतना डांस करता है कि वो थक जाता है और बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता। इधर मेघा किसी तरह खुद को आजाद करती है और फिर रमन के पास भी जाती है। वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो चुका था, इसीलिए वो अपनी कार में डालकर रमन को अपने साथ वापस शहर लेकर जाने लगती है। पर तभी रमन को होश आ जाता है और उसी वक्त उसके फोन में मैडम आयशा का एक मैसेज रिसीव होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग उस पेड़ की पूजा मत करना, वरना कुंज की आत्मा पूरी तरह से शक्तिशाली हो जाएगी। ये जानने के बाद रमन नोटिस करता है कि सुबह होने के बाद भी उस पे कुंज की आत्मा हावी हो रही है, इसीलिए वो कार को सीधा पुल से नदी में कूदा देता है ताकि उसके साथ साथ कुंज की आत्मा भी आफ्टर लाइफ में चली जाए। वहीं कूदने से पहले उसने मेघा से भी इशारों में पूछा था कि अपने कॉलेज के दिनों के वादे को पूरा करे, तो उसने भी हामी भर ली थी और उनके कॉलेज के दिनों का वादा यही था कि मरेंगे तो साथ मरेंगे। और क्योंकि वैसे भी मेघा के हस्बैंड की मौत हो चुकी थी और अब रमन के भी बचने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि रात होते ही अब कुंज पूरी तरह से उस पर हावी हो जाएगा, इसीलिए मेघा के अंदर से भी जीने की चाह खत्म हो जाती है और वो भी रमन के साथ मरना पसंद करती है। खत्म दोस्तों, डायरेक्टर ने हार मान ली थी यहीं पर, बस खत्म कर दी मूवी। थोड़ा और दिखा देते कुछ बढ़िया सा कि इन्होंने उसको पकड़ लिया, उस भूत को नहीं दिखाया, छोड़ो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाई हमें करना है लौंडा नाच। और फिर